हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम चैप्टर में आगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है, क्या रीज़न होता है, तो हम पढ़ेंगे आज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट को हम किसी भी प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से लाइट को पास करते हैं तो होता क्या है कि जो लाइट है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे डायग्राम की हेल्प से देखिए, ये कोई प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म क्या होता है, ऐसे ये ग्लास का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है। ये ऐसे प्लेन नहीं होता, लेकिन ये ऐसे 3D शेप में होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही होता है। तो जब इसमें से लाइट पास होगी तो क्या होगा, वाइट लाइट, जो सन से वाइट लाइट आती है, वो इसके अंदर से जैसे हम पास करेंगे तो क्या होता है, जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे जब लाइट बाहर निकलेगी तो वो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो प्रोसेस है, जब ये एक सिंगल वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें कौन से 7 कलर होते हैं, तो सबसे ऊपर होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो ये सब सीरीज़ में होते हैं और आपको बी सीरीज़ में याद रखने हैं। इनको याद करने के लिए एक वर्ड होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस वर्ड को याद रख सकते हैं आप, विबग्योर। इससे हम 7 कलर को सीरीज़ में याद रख सकते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म ऑन द स्क्रीन, जो ये 7 कलर का जो ये ऊपर बैंड बना था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट बोलते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस हुई, वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो गई, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो यहाँ पे ये 7 कलर की एक बैंड बनेगा, मतलब ये स्क्रीन पे जहाँ पे 7 कलर हमें दिखाई देंगे, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट या विजिबल लाइट। वॉयलेट कलर बैंड द मोस्ट, जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है। रेड कलर बैंड द लीस्ट, और रेड कलर सबसे कम मुड़ता है। आपने देखा यहाँ पे ये सिंपल वाइट लाइट थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन हुआ क्या, तो ये रेड कलर था, ये थोड़ा सा यहाँ पे बैंड हो गया, और यहाँ पे जो वॉयलेट है वो क्या हो गया, ज़्यादा बैंड हुआ है। तो रेड कलर सबसे कम बैंड होता है, वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड होता है। ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। अब ऐसा होता क्यों है, कोज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि जब ए वाइट लाइट को हम एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो क्या होता है, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसा होता है क्यों है, डिस्पर्सन ओकर बिकॉज dispersions occur because the light of different color bend through different angle while passing through the prism। कि जब जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो जब वो प्रिज्म में से पास होती है तो हर एक कलर अलग अलग एंगल से बैंड होता है। तो कोई थोड़ा बैंड होता है, कोई ज़्यादा बैंड होता है, इसलिए वे कलर अलग अलग हो जाते हैं, हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। एवरी कलर बैंड विद डिफरेंट एंगल बिकॉज एवरी कलर हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ। हर एक कलर की वेवलेंथ क्या होती है, अलग होती है, इसलिए वो हर एक कलर जो है वो अलग एंगल से बैंड होता है। रेड लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट लाइट हैज़ शॉर्टेस्ट। तो रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, और जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है इन 7 कलर में। इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम द रेड लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट एंड वॉयलेट इज स्लोएस्ट ऑफ ऑल 7 कलर्स। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उस मीडियम में जो रेड लाइट है वो सबसे तेज़ चलेगी, और वॉयलेट क्या है, वो सबसे धीरे चलेगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन वैक्यूम में ऐसा नहीं होता है, वैक्यूम में सभी लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इन वैक्यूम डिस्पर्सन ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑल कलर ट्रैवल विद द सेम स्पीड। डिस्पर्सन में क्या, वैक्यूम में क्या होता है, सभी कलर
सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमें डिस्पर्सन दिखाई नहीं देता है। देखो डिस्पर्सन को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं कि डिवाइड क्यों होती है लाइट। मान लेते हैं हम ये प्रिज्म है, लाइट ऐसे आती है, ये लाइट के पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या होगा, देखिए दोबारा से समझते अच्छे से डायग्राम को। ये एक प्रिज्म था हमारे पास, यहाँ से ये हमने लाइट भेजी प्रिज्म के अंदर, तो यहाँ पे लाइट प्रिज्म में एंटर करेगी। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये नीचे वाला पार्ट है ये प्रिज्म में पहले एंटर करेगा। ये एंटर करते ही क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे। और ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है, थोड़ा सा लेट एंटर करता है, तो उसकी स्पीड थोड़ा सा बाद में धीरे होती है। तो नीचे से स्पीड पहले ही कम हो जाती है, तो जो लाइट है वो नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। ये प्रोसेस होता है मुड़ने का। क्यों मुड़ती है, क्योंकि लाइट का जो ये पार्टिकल्स जो होती है इनका नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा पहले एंटर करता है प्रिज्म के अंदर, तो नीचे वाले पार्ट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊपर वाले पार्ट की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नीचे वाली कम होगी तो वो एकदम से क्या होता है, बेंड हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये ऐसे लाइट ट्रैवल कर रही है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम नीचे वाले पार्ट से एकदम इसको रोक देंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये होती है बेंडिंग की प्रोसेस लाइट की। अब रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। अब मान लेते हैं ये हमें स्पेक्ट्रम मिला 7 कलर का, इसको वापस से कंबाइन करते हैं हम इसके आगे। जैसे ये हमने पहला प्रिज्म रखा था, इसके आगे हम ये दूसरा प्रिज्म फिर से रख देते हैं, तो क्या होगा, ये लाइट फिर से कंबाइंड हो जाएगी और फिर से एक वाइट लाइट बन जाएगी। तो ये प्रोसेस होती है रिकम्बिनेशन की। पहले वो लाइट जो है वो 7 कलर में डिवाइड हुई, हम उसके आगे एक उल्टा करके फिर से प्रिज्म रख देंगे, तो क्या होगा, वो 7 कलर फिर से कंबाइंड होके वाइट लाइट बन जाएगी। अब ये प्रोसेस जो डिस्पर्सन की प्रोसेस है ये हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, तो सबसे पहले रेनबो जो बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष बनता है उसमें हमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाई रेन ड्रॉप इन द एटमोसफियर। होता क्या है, कैसे बनता है कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद या बारिश के टाइम पे एटमॉस्फेयर में ऐसे छोटी छोटी बूंदें बारिश की होती हैं। ये बूंदें क्या होती है, ये प्रिज्म का काम करती हैं, और जब लाइट इनके अंदर से आती है तो ये लाइट का डिस्पर्सन होता है। जब लाइट बूंदों के अंदर से पास होगी तो उसका डिस्पर्सन होगा, जिसके कारण वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और हमें रेनबो देखने को मिलता है। द रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाई tiny raindrops. The raindrops in the atmosphere act like many small prisms. When sunlight passes through these raindrops, it split in 7 colors and the rainbow is formed. तो जब ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है सनलाइट, कैसे डिवाइड होगी, जो रेनबो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये ऐसे प्रिज्म का काम करती है। जैसे ऐसे सनलाइट आई तो ये क्या करेंगी, सनलाइट जो होती है उसको 7 कलर में डिवाइड कर देंगी, जिससे हमें क्या होता है, रेनबो दिखाई देगा। रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वॉयलेट कलर सबसे नीचे होगा। ये जो प्रोसेस यहाँ पे जो हुई, देखो यहाँ पे ये जो 7 कलर में डिवाइड हो गई ये हो गया डिस्पर्सन, और ये अंदर से टकरा के एक बार फिर से रेन के अंदर ही मुड़ गई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डिस्पर्सन की प्रोसेस से रेनबो बनता है। जो एटमॉस्फेयर में टाइनी रेन ड्रॉप्स होती हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो क्या काम करती हैं, प्रिज्म की तरह काम करती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो बैंड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे हमने ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट से हमने पढ़ा था कि ऐसे लाइट मुड़ जाती है, तो ये जो मुड़ने की प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी ये प्रोसेस होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है ना उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं, ऐसे एयर की लेयर होती हैं। तो जितना नीचे होते हैं एयर ज़्यादा डेंसर होती है, जितना हम ऊपर जाते हैं एयर थोड़ी हल्की होती जाती है, रेयर होती जाती है। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो रेयर होती है, नीचे वाली लेयर क्या होती हैं, डेंसर होती हैं। तो ये दोनों अलग अलग मीडियम की तरह, जितनी भी लेयर होती हैं अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव करती हैं। तो होगा क्या कि जब सनलाइट ऐसे एंटर करेगी
तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो थोड़ा सा मुड़ती जाएगी अंदर की तरफ, जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन होगा क्या, वो हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मुड़ती जाएगी। इसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो पढ़ते हैं हम इसको। वी नो दैट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट अंडरगो रिफ्रैक्शन। आवर एटमॉस्फेयर हैव्स मैनी लेयर्स ऑफ एयर बट द टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर इज नॉट द सेम। सम ऑफ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर कोल्ड वेयर एज अदर लेयर्स आर कंपेरेटिवली वार्म। कुछ लेयर ज़्यादा ठंडी होती हैं, कुछ लेयर थोड़ी सी गर्म होती हैं। द कूलर एयर लेयर बिहेव्स एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जो एयर ठंडी होती है उसमें क्या होगा, पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे, और जो गर्म लेयर होगी उसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे। तो ये डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। जो कूल लेयर होगी और जो वार्मर लेयर होगी वो क्या करेगी, वो थोड़ा सा रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। सो इन द सेम एटमॉस्फेयर वी हैव एयर लेयर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। व्हेन लाइट पासिस थ्रू दीज लेयर देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। जब लाइट इनमें से पास होगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा, रिफ्रैक्शन होगा। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज बाई अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो ये एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इनकी कुछ प्रोसेस होती हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें कुछ अलग अलग फिनोमिना जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। वो कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जब आप तारों की तरफ देखते हो तो वे हमें ट्विंकल करते हुए, चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू विंड density of the atmospheric layer keep on changing. As a result the position of the star keep fluctuating from its main position. जब हवा चलती है तो हवा के कारण क्या होता है, जो डेंसिटी है वो हर एक लेयर की वो चेंज होती रहती है, जिसके कारण जो फ्लक्चुएशन है वो हमें देखने को मिलती है लाइट में। दिस फ्लक्चुएशन इमेज ऑफ द स्टार मेक दैम अपीयर ट्विंकल टू द ऑब्जर्वर। और ये जो फ्लक्चुएशन होती है इसी के कारण जो तारे हैं वो हमें क्या होता है, चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये स्टार हैं, बहुत दूर हैं, तो ऐसे जब लाइट ट्रैवल करेगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आएगी तो हवा के कारण डेंसिटी क्या है वो चेंज होती रहती है। तो मान लेते हैं पहले लाइट मुड़ बैंड होकर यहाँ आ रही थी, थोड़ी देर में डेंसिटी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ है, कभी यहाँ दिखेगा कभी यहाँ दिखेगा। तो जिसके कारण क्या है, जो फ्लक्चुएशन होती रहेगी और तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते। लेकिन प्लैनेट जो होते हैं उनमें ऐसी फ्लक्चुएशन नहीं होती। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज planet are very close to earth as compared to the star, so the intensity of light we receive from the planet is very large. जो प्लेनेट हैं वो क्या है, अर्थ के ज़्यादा नज़दीक हैं, तो जिसके कारण हमें तेज़ लाइट देखने को मिलती है प्लेनेट से। तो जिसमें क्या होता है, द वेरिएशन इन द ब्राइटेस्ट ऑफ द प्लेनेट डज नॉट डिटेक्टेड। तो जिसके कारण जो वेरिएशन है, जो ब्राइट लाइट है ज़्यादा होती है, जिसके कारण वेरिएशन हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि मान लेते हैं प्लेनेट थोड़ा बड़ा होता है, स्टार ऐसे छोटे दिखाई देते हैं हमें प्लेनेट के कंपैरिजन में। होते तो स्टार बड़े हैं लेकिन वो ज़्यादा दूर होते हैं तो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो ये स्टार है, ये दूसरा स्टार है, ये तीसरा स्टार है, ऐसे बहुत सारे स्टार हम मान लेते हैं। तो क्या होगा, ट्विंकलिंग होगा। मान लेते हैं एक टाइम पे इस स्टार की लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर इसकी तेज़ होगी तो इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, या ऐसे आपस में जब किसी स्टार की लाइट तेज़ होगी तो किसी की कम हो जाएगी, तो हमें ट्विंकलिंग दिखाई देती है। तो ऐसे प्लेनेट को भी हम छोटे छोटे स्टार का कम्बिनेशन मान सकते हैं, ऐसे डॉट 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 ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो इनमें से कभी किसी की लाइट कम होगी, कभी किसी की लाइट कम होगी। तो ऐसा टाइम नहीं होता कि सभी की लाइट एक साथ कम हो जाए या एक साथ ज़्यादा हो जाए, इसलिए ये हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि कभी किसी पार्ट से लाइट तेज आती है, कभी किसी पार्ट से तेज आती है, तो इसलिए हमें इसमें ट्विंकलिंग दिखाई नहीं देती है, सिर्फ स्टार में ही दिखाई देती है। और दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन या फिनोमेना क्या होती है, स्टार अपीयर हाइयर इन द स्काई। स्टार क्या होते हैं, जितने होते हैं उससे ज़्यादा हाइट पे दिखाई देते हैं। ऐसा क्या होता है, द रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्टार सफर्स रिफ्रैक्शन एट ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड बेंड स्लाइटली टुवर्ड द नॉर्मल। जब रे आती है सनलाइट तो क्या होता है, वो ऐसे बैंड हो जाती है, हर एक लेयर पे उसको रिफ्रैक्शन फील होता है। दिस सच ए रे द लाइट फ्रॉम स्टार फॉलो ए कर्व पाथ टू रीच द ऑब्जर्वर। दिस रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द स्टार एट द पोजिशन हाइयर इन द स्काई दैन द रियल पोजिशन इन द स्टार। दस द स्टार अपीयर इन द
हायर इन द स्काई। इस फिनोमेना को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर हैं, ये वाली जो लेयर है ये क्या है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर है। तो मान लेते हैं ये स्टार है, यहाँ से लाइट आएगी तो लाइट क्या होगी, हर एक लेयर पे बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है लाइट। जब रेयर मीडियम से डेंसर में आती है तो लाइट हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो जो स्टार की पोजीशन होती है वो यहाँ पे होती है, लेकिन जो लाइट बेंड होती रहती है उसके कारण हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखो प्रोसेस क्या होगी, ये थी रियल पोजीशन, तो जो रियल की लाइट आएगी वो क्या होती है, ऐसे बैंड होती होती यहाँ पे हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो हमें कहाँ पे दिखाई देंगे वे, ऐसे जब लाइट से सीधी लाइन करेंगे तो दिखाई हमें यहाँ पे देंगे। ये होती है अपीरेंट पोजीशन बोलते हैं इसको, जहाँ पे हमें दिखाई देती है। रियल पोजीशन ये होती है। तो रियल पोजीशन थोड़ा सा नीचे होती है, दिखाई हमें कहाँ पे देते हैं, ऊपर देते हैं। तो ये रियल पोजीशन होती है, लेकिन ये लाइट क्या होती है, ऐसे थोड़ा सा बैंड होती हुई ऐसे कर्व पाथ फॉलो करती है। तो होती पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें दिखाई यहाँ पे देते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे हमें दिखाई देते हैं रियल पोजीशन से। सेम प्रोसेस होती है एडवांस्ड इन द सनराइज एंड डिले इन द सनसेट। जब सनराइज होता है, यहाँ पे होता है सन, तो लाइट आती है वो ऐसे कर्व पाथ फॉलो करती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो बेंड हो जाती है। और दिखाई हमें कहाँ पे देता है, सन यहाँ पे दिखाई देता है एक्चुअल पोजीशन। तो सन जब ओरिजिन से नीचे होता है, ये ओरिजिन होता है जहाँ से सूर्य उदय होता है, सूरज हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये इसे नीचे होता है, लेकिन फिर भी हमें ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो बीम होती है वो बेंड हो जाती है। ऐसे ही सनसेट के बाद होता है, यहाँ पे सनसेट के बाद ये ओरिजिन है, यहाँ पे सनसेट हो चुका है, लेकिन क्या होता है ये हमें फिर भी दिखाई देता रहता है। तो ये प्रोसेस होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन सनलाइट एंटर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere absorb this light. Then the atoms and molecules of the gas are re-emit the light in all direction. This process is known as scattering of light. इसका मतलब क्या है कि जब ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारे अलग अलग गैसों की, तो जो सनलाइट आती है वो ये एटम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको दोबारा से एमिट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 1/4 के। तो यहाँ पे मान लेते हैं स्कैटरिंग जो है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा छोटी होगी स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग। तो जो ये साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से, LAMBDA लैम्डा, ये लैम्डा होता है। तो ये होती है वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ होती है वो स्कैटरिंग जो होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है द कलर हैविंग, तो ये हमने पढ़ लिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द कलर हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ स्कैटर मोर, छोटी वेवलेंथ होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी है तो स्कैटरिंग कम होगी। रेड कलर हैज़ लार्जर वेवलेंथ एंड ब्लू कलर है द स्मॉलर वेवलेंथ। ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी है तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है तो इसका मतलब उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा कम होगी। द ब्लू कलर लाइट प्रेजेंट इन सनलाइट स्कैटर 10 टाइम मोर देन द रेड लाइट। जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग है वो 10 टाइम मतलब 10 गुना ज़्यादा होगी रेड कलर की स्कैटरिंग से। The large particle of the dust and water present in the atmosphere scatter all the color of the light, due to which the scattering light also appear white. और जो बड़ी कलर के वेवलेंथ होती है, जो बड़े कलर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग सभी लाइट को
रिफ्रैक्ट करते हैं, वो सभी लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, रिफ्रैक्ट नहीं सॉरी स्कैटरिंग करते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर हमें जो लाइट है वो वाइट दिखाई देती है, क्योंकि सभी कलर की स्कैटरिंग होती है। नेक्स्ट है द एक्सट्रीमली मिनट और स्मॉल पार्टिकल सच एज एयर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर स्कैटर मेनली द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ इन द वाइट सनलाइट। जो छोटे पार्टिकल होते हैं वे ज़्यादा होते हैं, जो एयर के मोलिक्यूल्स या गैसेस के मोलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो छोटे मोलिक्यूल जो होंगे वो छोटे कलर की वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। तो इसलिए जो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या करते हैं, वे ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। इफ़ द अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ एयर there would be no scattering of sunlight. In this case, no light from the sky enter in our eyes and the sky look dark or black to us. अगर एटमॉस्फेयर में एयर ही नहीं होगी, जो पार्टिकल ही नहीं होंगे, तो जो सनलाइट है उसका स्कैटरिंग नहीं होगी, तो हमारी आंखों तक लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि स्कैटर होकर अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जाती है तब हमारी आंखों तक पहुंचती है। अगर स्कैटरिंग नहीं होती तो लाइट बिल्कुल सीधी चलती, जहाँ से आ रही है, हम यहाँ खड़े हैं तो लाइट ऐसे सीधी हमारे पास से निकल जाती, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं वे अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए लाइट सभी तक पहुँचती है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइट स्कैटर नहीं होती, और जो एटमॉस्फेयर है ऊपर की तरफ जब हम देखते तो हमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देता, हमें डार्क कलर दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर का कलर कैसा दिखाई देता, ब्लैक। इन आउटर स्पेस द स्काई लुक डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। जैसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं एटमॉस्फेयर में बाहर, जैसे कि हम मून पे गए तो मून से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो एटमॉस्फेयर कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट स्मोक एंड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो जो हवा में छोटे छोटे धूल के और डस्ट के कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जब उनसे लाइट टकराती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे चली जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट होता है जब एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक हैं या पानी के जो पार्टिकल हैं, उनसे जो स्कैटरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। द बीम ऑफ सनलाइट एंटर द बीम व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटर ए डस्टी रूम थ्रू ए विंडो देन पाथ बिकेम विजिबल टू अस। ऐसा क्या होता है कि जैसे हम किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ से एक पतली सी बीम या सनलाइट आ रही है, तो क्या होता है उसमें हमें उस सनलाइट के अंदर जो बीम होती है उसके अंदर हमें ऐसे छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो कण जो ऐसे सनलाइट आ रही है, मान लेते हैं ये सनलाइट, इसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल हैं वे हमें दिखाई क्यों देते हैं, जब इनसे लाइट टकराएगी तो ये ऐसे ऐसे सनलाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, वो हमारी आंखों तक ऐसे पहुंचती है, तो जिसके कारण हमें वो स्कैटरिंग दिखाई देती है, वो डस्ट पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं। मान लेते हैं ये डस्ट पार्टिकल होते ही नहीं इस रूम में, तो क्या होता, तो ये सनलाइट ऐसे एंटर कर रही है ऐसे, तो हमें यहाँ पे बीच में जो ये पाथ है ना लाइट का, ये दिखाई नहीं देता। डायरेक्ट जहाँ पे सनलाइट गिरती, मान लेते हैं सामने की दीवार पे गिरेगी तो वहाँ पे ही दिखाई देती। ऐसे बीच में जो पाथ होता है लाइट का, ये हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे बीच में इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है जो लाइट को ऐसे स्कैटर करेंगे और लाइट हमारी आंखों तक पहुँचेगी। तो लाइट जहाँ से एंटर करती वहाँ से ऐसे सीधा यहाँ पे पहुँच जाती है और हमें यहीं पे दिखाई देती है। बीच में जो पाथ होता है लाइट का, ये हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे कमरे में जब धूल मिट्टी होती है और बाहर से सनलाइट आती है तो हमें ऐसे रास्ता भी दिखाई देता है कि सनलाइट कहाँ से आ रही है। जैसे सनलाइट यहाँ से एंटर हुई तो हमें ये पूरा पाथ दिखाई देता है, ये पूरा पाथ विजिबल होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं जो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहे हैं और हमारी आंखों तक भी लाइट आ रही है। अगर ये पार्टिकल नहीं होते तो ये जो पाथ है, ये रास्ता है बीच का, ये हमें दिखाई नहीं देता, सीधी यहीं पे सनलाइट दिखाई देती। अब स्कैटरिंग की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो स्काई होता है, आसमान होता है, उसका हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वे ज़्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो वो स्मॉलर कलर की वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, और वो कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर की वेवलेंथ स्मॉलर होती है, तो इसलिए वे ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए जो आसमान है वो हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इन वाइट सनलाइट द ब्लू कलर हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एंड
and in the atmosphere the molecule of air and other fine particles have size smaller than the wavelength of visible light. Therefore the blue color light scatter more than any color than why that's why the sky appear blue. इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनकी वेवलेंथ जो है उनका साइज़ क्या है, छोटा है, तो इसलिए वो छोटी वेवलेंथ के पार्टिकल को स्कैटर करते हैं, तो इसलिए जो कलर है वो ब्लू है, वो ज़्यादा स्कैटर होता है। इसलिए हमें जो आसमान है जब हम ऊपर देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू ब्लू सा दिखाई देता है, हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट है वाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स। जो बादल होते हैं वे हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बादल होते हैं उनमें पार्टिकल जो डस्ट के वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो जो बड़े पार्टिकल हैं वो सभी कलर की जो वेवलेंथ है उसको स्कैटर करेंगे, तो सभी कलर की लगभग सभी कलर की वेवलेंथ जो है वो स्कैटर होगी और सभी कलर मिलके कैसा कलर बनाएंगे, वाइट कलर बनाएंगे। इसलिए जो क्लाउड है वो हमें वाइट दिखाई देते हैं। द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो हमें कलर कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो मान ऐसे हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये होता है सनराइज़ के टाइम पे, ये सनसेट के टाइम पे, और ये टाइम है दोपहर का जब सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह जो सनलाइट चलती है वो लगभग इतनी बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती है और शाम को भी लगभग इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लेकिन दोपहर को क्या है वो डिस्टेंस बिल्कुल छोटी सी होती है एज़ कम्पेयर टू सनसेट और सनराइज़। तो इतनी बड़ी वेवलेंथ जो है यहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे लगभग सभी कलर्स क्या होते हैं, स्कैटर हो, ब्लू कलर और जितने भी छोटी कलर की वेवलेंथ होती हैं वो सारी लगभग स्कैटर हो जाती हैं। तो हमारे तक कौन सा कलर पहुँचता है? जो बड़ी कलर की वेवलेंथ होती है, जो रेड कलर होता है, ऑरेंज होता है, वो वेवलेंथ हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो इसलिए हमें सुबह कैसा कलर दिखाई देता है, रेड था, थोड़ा सा ऑरेंज और रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि बाकी जो कलर होते हैं उनकी स्कैटरिंग हो चुकी होती है पहले ही, हमारी आंखों तक वो नहीं पहुंचते हैं। तो हमारी आंखों तक सिर्फ रेड और ऑरेंज कलर, इस टाइप के कलर पहुंचते हैं। तो इसलिए जो आसमान है वो हमें थोड़ा सा रेड सा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे दोपहर को ये डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। तो यहाँ पे जो हरे कलर है उनकी स्कैटरिंग नहीं होती है, सिर्फ ब्लू कलर की ही स्कैटरिंग हो पाती है। तो इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। When the sunlight is overhead in the noon, the wave of shorter wavelength of light blue and violet gets scattered by the particle near the horizon, but longer wavelength orange और red are scattered least, और वे हमारी आंखों तक पहुंचती हैं क्योंकि जो ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ होती है वे स्कैटर नहीं होती हैं। डेंजर सिग्नल्स आर रेड। जो डेंजर के साइन होते हैं वे हमेशा रेड कलर से बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो सबसे कम स्कैटर होगी और वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी। फोग में भी हमें जब धुंध होती है तो भी रेड लाइट जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी, जो हमें दिखाई देगी। अब जब फोग का टाइम होता है तो हम देखा होगा गाड़ी की जो लाइट होती है उन पे येलो कलर कर दिया जाता है, येलो कलर की एक फिल्म लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है ज़्यादा दूर तक विजिबल होती है। ऐसा क्यों होता है? इन फोगी वेदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज लार्ज बिकॉज मोर पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द एयर। जो स्कैटरिंग है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है स्मोक के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा डस्ट पार्टिकल और कुछ वाटर पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। येलो कलर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट बिकॉज वेवलेंथ ऑफ येलो कलर इज़ लार्जर। येलो कलर की वेवलेंथ क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, एंड इट डज नॉट अंडरगो लार्ज स्कैटरिंग। तो जो ये वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो जो पार्टिकल होते हैं इस वेवलेंथ से छोटे होते हैं, तो वो लाइट को येलो कलर को स्कैटर नहीं करते हैं, तो इसलिए उस पर येलो कलर की फिल्म लगा दी जाती है। रेड कलर की हम नहीं लगाते क्योंकि रेड कलर हम डेंजर के लिए यूज़ करते हैं, और रेड कलर स्कैटर भी नहीं होता है, बिल्कुल कम स्कैटर होगा, तो इसलिए जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी जाएगी, इतना एरिया पे ही लगेगी और इतना एरिया ही हमें विजिबल होगा। लेकिन येलो कलर होता है वो ज़्यादा दूर तक भी जाता है और स्कैटर भी होता है, थोड़ा फैल भी जाएगा, इसलिए हमें जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। इसलिए हम येलो कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि येलो कलर की वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें स्कैटरिंग कम होती है। तो चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। इसको आप अच्छे से एक बार चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं।